हेलोअरीन की रासायनिक अभिक्रिया है, तो जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं 7वीं अभिक्रिया पर। अब देखो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑर्थो और पैरा पर जुड़ने वाले इलेक्ट्रोफिल, ठीक है। तो कैसे होते हैं भाई, अब ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जुड़ते हैं, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्लोरीन के द्विशिक मतलब अनुनाद प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है ऑर्थो और पैरा पे। हमने देखा भी था अनुनाद किस तरह से प्रभाव कर रहा था कि दो उसमें बंद आ जा रहे थे, और ऑर्थो पर और एक पैरा पर क्या आ रहा था, ऑर्थो पे इधर और पैरा पर क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो वहाँ पर घनत्व बढ़ने की वजह से वहाँ पर जुड़ने की प्रकृति ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम देखने जा रहे हैं हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण क्या होगा, जिसमें हम FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 द्वारा क्लोरोबेंजीन के हेलोजनीकरण से क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा समावयवी प्राप्त होते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, FeCl3 लेते हैं और कोई हेलोजन लेते हैं, जैसे Cl2 मान लो हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा क्लोरोबेंजीन होगा तो वहाँ पर एक तो पैरा पर हमारा क्लोरीन बन जाएगा, लग जाएगा, और एक ऑर्थो पर लग जाए, तो ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो क्या लेने पड़ेंगे, क्लोरोबेंजीन लेने पड़ेंगे। इस वजह से हमें दो क्या मिलेंगे, ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला क्या मिलेंगे, डाई क्लोरोबेंजीन मिलेंगे। तो इस तरह हमने देखा हेलोजनीकरण। तो हम देखने जा रहे हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जब भी होगा तो यहाँ पर मतलब है कि हम NO2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम सांद्र HNO3 लेते हैं और H2SO4 लेते हैं, ठीक है, और उसकी उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को गर्म करते हैं। अब यही क्लोरोबेंजीन को हमने HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करा। अब यहाँ पर क्या होगा पता है हमें, ऑर्थो पर जुड़ जाएगा हमारा नाइट्रो समूह और एक पैरा पर जुड़ जाएगा, तो बनाएगा ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाएगा। अब ये मिश्रण प्राप्त होता है। अब अंत में क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ऑर्थो और पैरा वाले, तो क्या बनाएंगे, 1-chloro-2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं HNO3 H2SO4 को हमने लिया, क्लोरोबेंजीन में गर्म करने पर हमें एक ऑर्थो और एक पैरा पे हमें नाइट्रो समूह मतलब नाइट्रो हमारा क्लोरोबेंजीन मिला है। अब इसको हमने क्या करा है ना कि ये आपस में फिर जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2-4 मतलब 2 पोजीशन पे 4 पोजीशन में नाइट्रो 1-क्लोरोबेंजीन, या हम कह सकते हैं, या इसे हम 1-chloro-2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या देखा, नाइट्रीकरण देखा। तो ये वाली तो बहुत ही ईजी है। क्या है भाई, ये है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, जब हम सांद्र H2SO4 लेते हैं तो उसको सल्फोनीकरण मतलब यहाँ पर क्या होता है, SO3H को जुड़ना। और SO3H कैसे जुड़ता है, जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH को अलग कर देते हैं तो ये SO3H बन जाता है। तो जब हम H2SO4 सांद्र का जब हम क्लोरोबेंजीन से करवाते हैं तो एक क्या मिलता है हमें ऑर्थो पर, और एक पैरा पर हमें क्या मिलता है, क्या बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, एक पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरह हमने देखा सल्फोनीकरण। अब हम देखने जा रहे हैं एल्काइलीकरण। एल्काइलीकरण क्या होता है, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। जब भी एल्काइलीकरण होगा मतलब कि किसी एल्केन का जुड़ना, ठीक है, एल्केन का जुड़ना, तो यहाँ पर एल्काइलीकरण में क्या होता है, हम फ्रीडल क्राफ्ट जब भी अभिक्रिया देखते हैं तो यहाँ पर हमेशा हम क्या चीज़ लेते हैं, हम यहाँ पर AlCl3 लेते हैं, ठीक है। तो AlCl3 की उपस्थिति में हेलोएरीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन से अभिक्रिया करवाने पर, ये हेलो एल्केन लिया, अभिक्रिया करके एल्किल अरीन मिलता है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, एल्किल अरीन मिलता है। जब देखो हमने क्लोरोबेंजीन लिया और उसकी हमने जब किससे करवाई, हमारी हेलो एल्केन से करवाई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, या हमें से क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, तो या हम हेलो एल्केनी बोलते हैं। तो जब इसकी करवाई तो एक ऑर्थो पर जुड़ गया हमारा क्या एल्किल, और एक जुड़ गया पैरा पर, तो हम इसे एल्किल एरीन भी बोल सकते हैं। यहाँ हम इसे क्या बोल सकते हैं, हमें पता है ये क्या है, ये हमारा टालुइन है, तो हम इसे ऑर्थो, अब यहाँ पर क्लोरो पहले लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि टालुइन जो हमारा एल्किल समूह वो ज़्यादा होता है क्लोरीन से,
क्लोरीन से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस वजह से हम पहले क्लोरीन को लिखेंगे फिर उसको लिखेंगे। तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और फिर पैराक्लोरोटॉलुइन, मतलब ये विपरीत मतलब बदल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको अब मेन समूह मानेंगे, हमारे टॉलुइन जो हम या एल्किल समूह को मेन मानेंगे। तो ये इस तरह से, और हमें पता है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकले हैं और वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2HCl बना लेंगे। अब हम देखेंगे एसिलीकरण, जिसमें हम एसिटिल क्लोराइड को जोड़ते हैं। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, हमारा CH3COCl, ठीक है। CH3COCl को हम क्या बोले, एसिटिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एरोमेटिक कीटोन बना, मतलब क्लोरोबेंजीन को जब हम एसिटिल क्लोराइड हमारा क्या है CH3COCl की उपस्थिति और AlCl3 की उपस्थिति में, वही मतलब जिस तरह एल्काइलीकरण था ना, AlCl3 ले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, इसी तरह यहाँ भी AlCl3 लेना है और यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड याद रखना है। तो उससे हमारा एक ऑर्थो पे लग जाएगा एसिटिल क्लोराइड, एक पैरा पे लग जाएगा, तो हम इसे कहेंगे ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन। और करके एरोमेटिक कीटोन, कीटोन हम इसे एरोमेटिक कीटोन भी बोलते हैं, है ना। हेलोएरिन कीटोन या है क्लोरोबेंजीन कीटोन भी बोल सकते हैं, या हम इसे ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन भी बोलते हैं, या इसे दूसरे वाले को पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन। तो इस तरह हमने यहाँ पर एसिलीकरण देखा। लास्ट का एक ऑक्सीकरण, जिसमें क्या है भाई, देखो हेलोएरिन में कार्बन युक्त पार्श्व श्रृंखला होने पर, ये आता नहीं है वैसे, है ना, यह COOH समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हेलोएरिन जो है ना कार्बन युक्त पार्श्व श्रृंखला होती है, तो CH3 मान लो Cl, इस तरह से हेलोएरिन हमें दे रखा है ना, जिसे हमने क्या बोला था, क्लोरोटॉलुइन बोला था ना। तो क्लोरोटॉलुइन है, इसमें जब हम ऑक्सीजन भर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो हमारा टॉलुइन है उसमें ऑक्सीजन जुड़कर COOH बना लेता है और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएंगे। इस तरह से हमारा ये ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना।